नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में आईपीसी के धारा को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आईपीसी के धाराओं को याद करने की 2 वीडियो अपलोड कर दी है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो वहाँ भी आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएंगी। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने 52 तक की धाराओं को ट्रिक के माध्यम से याद किया था। तो अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है धारा 53, जिसमें बात की गई है दंड के प्रकार की। तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 53 में शब्द लिखा हुआ है तड़पन, और आपको पता है अगर किसी को दंड दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो तड़पेगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 53 में किस चीज़ का वर्णन है, दंड के प्रकार का वर्णन है, ठीक है। अगर बात करें दंड की कितने प्रकार के होते हैं तो मैं आपको बता दूं 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मृत्युदंड, जिसके संबंध में बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब सरकार द्वारा एक मामला हुआ था, जिसमें बोला गया था कि गंभीर से गंभीर आरोप पर ही या फिर गंभीर से गंभीर मामले पर ही मृत्युदंड की सज़ा दी जाएगी, ठीक है। दूसरा होता है आजीवन कारावास, मतलब पूरी उम्र कारावास। तीसरा होता है कारावास, जिसमें 2 प्रकार होते हैं, एक तो साधारण कारावास होता है और दूसरा होता है साश्रम, यानी मेहनत के साथ कारावास। अगर कारावास में है तो वहाँ पर उसको मेहनत भी करनी पड़ेगी, और साधारण वाले में मेहनत नहीं करनी पड़ती। चौथा जो होता है दंड का प्रकार वो होता है संपत्ति का समापहरण, मतलब संपत्ति का जब्तीकरण, ठीक है। फिर पांचवा जो होता है वो होता है जुर्माना या फिर अर्थदंड। तो ये 5 प्रकार होते हैं दंड के। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है धारा 54, जिसमें वर्णन है मृत्युदंड का लघुकरण। मृत्युदंड का लघुकरण मतलब क्या है, जैसे राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति मिली हुई है ना, तो उसके अंतर्गत वो चाहे तो किसी की फांसी की सज़ा को कम कर सकते हैं। तो अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का वर्णन है, ठीक है। मैंने आपको सभी अनुच्छेद ट्रिक के माध्यम से अच्छे से याद करवा दिए हैं, तो उम्मीद है आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मृत्युदंड का लघुकरण, मतलब मृत्युदंड को कम कर दिया जाए, अर्थात किसी को फांसी की सज़ा दी गई है तो उसको कम कर दिया जाए। इससे पहले मैंने आपको बताया कि दंड 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मृत्युदंड, उसके बाद आजीवन कारावास, फिर कारावास जो कि साश्रम और साधारण था, उसके बाद संपत्ति का समापहरण और जुर्माना अर्थदंड, ये 5वां था। तो अगर मृत्युदंड का लघुकरण करेंगे यानी मृत्युदंड को कम करेंगे तो कितनी सजाएं बचेंगी, 4 बचेंगी। मतलब मृत्युदंड के लघुकरण में 5 में से 4 सजाएं दी जा सकती हैं। एक तो मृत्युदंड ही है, तो 5वां हटा देंगे तो 5 में से 4 सजा दी जा सकती है अगर मृत्युदंड का लघुकरण करेंगे तो 5 में से 4, तो 5 और 4 यानी 54। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 54 में किस चीज़ का वर्णन है, मृत्युदंड के लघुकरण का। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज तक इसका कभी भी प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। वही हाल है कि हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं, तो कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया गया। आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 63 की। तो धारा 63 में वर्णन है जुर्माने के रकम की। इसके संबंध में बोला भी गया है कि जो जुर्माने की रकम है वो दोनों पक्षों को देखकर निर्धारित की जानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी अमीर व्यक्ति के ऊपर 5 रुपए का जुर्माना लग जाए और किसी गरीब व्यक्ति के ऊपर 5 लाख का जुर्माना लग जाए, ठीक है। तो ये जुर्माने की जो रकम है उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, दोनों पक्षों को देखकर किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि कभी ऐसा ना हो कि गरीब के ऊपर 5 लाख का जुर्माना लग जाए और अमीर के ऊपर 5 रुपए का जुर्माना। तो यहाँ पर देखिए 63 में शब्द लिखा हुआ है तरसत, यानी क्या होता है, गरीब लोग वैसे भी तरसते हैं और उनके ऊपर अगर ज़्यादा जुर्माना लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इस कारण से देख कर जुर्माना लगाया जाता है, यानी जुर्माने की रकम निर्धारित की जाती है दोनों पक्षों को देखकर। तो 63 फॉर 63। तो आप ऐसे याद रखिएगा धारा 63 में किस चीज़ का वर्णन है, जो कि तरस रहे हैं पैसों के लिए, पैसा यानी जुर्माने की रकम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जुर्माने की रकम का वर्णन किस में है, धारा 63 में। दूसरा तरीका भी है, 63 में शब्द लिखा हुआ टी शर्ट, यानी टी शर्ट पहनने के लिए पैसे नहीं है और जुर्माने की रकम ज़्यादा लग जाए किसी के ऊपर तो ये सही नहीं है। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद धारा 64 में वर्णन है जुर्माना ना देने पर कारावास। तो इसको याद करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले मैंने आपको याद करवा दिया जुर्माने की रकम, और आपको पता ही है कि अगर जुर्माने की रकम नहीं दी जाएगी तो जाहिर सी बात है कारावास होगा ही, यानी सज़ा होगी ही। तो जस्ट 63 के बाद 64 में इस चीज़ का वर्णन किया गया है। याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे बात कर लेते हैं।
अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 71 की। इसमें वर्णन है कई अपराधों से मिलकर बने एक अपराध की। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा हुआ है, कई अपराधों से मिलकर बना एक अपराध। कई अपराधों से मिलकर मतलब सभी अपराध साथ में हो गए, उनमें से मिलकर एक अपराध बना हुआ है। तो साथ में है जिससे एक अपराध बना हुआ है, तो 7 और 1 यानी 7 और 1। तो याद रखिएगा धारा 71 में किस चीज़ का वर्णन है, कई अपराधों से मिलकर बने एक अपराध की। ठीक है। इसके बाद है धारा 72। जो धारा 72 है वो 71 की व्याख्या करते हैं। तो बहुत ही आसान है याद करना, क्योंकि 72 में शब्द लिखा हुआ है बेहतर, अर्थात ये बेहतर बनाता है। किसको बनाता है, अपने ऊपर वाले को यानी धारा 71 को। तो याद रखिएगा जो धारा 72 है उसमें 71 की व्याख्या की गई है। ठीक है। यानी ऐसा समझिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 50 लाठी मारी हुई है किसी व्यक्ति को, तो उस 50 लाठी में से एक ही लाठी का अपराध माना जाएगा। ठीक है। यानी न्यूनतम कम से कम वाले को सजा दी जाएगी, जो कम से कम वाला जुर्म है। जब एक प्रकार के हों, अलग अलग प्रकार में नहीं, कि ऐसा समझिए किसी ने किसी व्यक्ति को मार दिया, ठीक है, डायरेक्ट जान से मार दिया, और फिर क्या किया कि बाद में एक लाठी भी मार दिया। तो ऐसा नहीं कि एक लाठी वाली सजा मिलेगी, जान से मारने वाली नहीं मिलेगी। जब एक जैसे काम होंगे, एक जैसे जुर्म होंगे, तब एक की सजा मिलेगी, सबकी नहीं मिलेगी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारा 73 की, जिसमें वर्णन है एकांत परिरोध की। एकांत परिरोध जो होता है यह सबसे कठोर कारावास माना जाता है। एकांत परिरोध समझ रहे हैं ना, मतलब किसी व्यक्ति को एकांत कर दिया जाता है, सबसे अलग काल कोठरी में डाल दिया जाते हैं। तो याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 73 में शब्द लिखा हुआ है 7 और 3, दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो हो जाएगा शांति। 7 3 शांति, और एकांत तो जाहिर सी बात है एकांत में शांति ही होती है। तो ऐसे याद रखिएगा कि धारा 73 में किस चीज़ का वर्णन है, एकांत परिरोध का। इसके बारे में कुछ चीज़ें और जान लीजिए कि अगर जो एकांत परिरोध है वो कैसे दिया जाता है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को 6 महीने की सज़ा दी गई है ना, तो उसको कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह का एकांत परिरोध दिया जा सकता है। 6 महीने में 1 माह का ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर 6 महीने से 1 साल की सज़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह का एकांत परिरोध दिया जा सकता है। और 1 साल से ज़्यादा की अगर सज़ा है तो उसको 3 माह का अधिकतम एकांत परिरोध दिया जा सकते हैं। और कुछ चीज़ें और हैं इसके संबंध में, कि एक बार में जो एकांत परिरोध है वो 14 दिन के लिए ही दिया जा सकता है, उससे अधिक के लिए नहीं दिया जा सकता। और किसी भी एक माह में ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन एकांत परिरोध दिया जा सकते हैं। तो अब कन्फ्यूज हो गए होंगे कि एक बार में एकांत परिरोध 14 दिन के लिए दिया जाता है, जबकि माह में 7 दिन के लिए। तो ऐसा समझिए कि किसी व्यक्ति को माह के 25 तारीख को एकांत परिरोध दिया गया, ठीक है, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 7 दिन हो गए। और दूसरा महीना भी स्टार्ट हो गया, तो दूसरे महीने में फिर 1 से 7 तारीख तक, ठीक है, एकांत परिरोध, तो ये 14 दिन हो जाएंगे। इससे अधिक एकांत परिरोध नहीं दिया जा सकता है। तो इस चीज़ को आप साथ में याद रखिएगा। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 76 की, जिसमें वर्णन है तथ्यों की भूल का। ये जो तथ्यों की भूल है ये विधि द्वारा आबाद व्यक्तियों के लिए है। ठीक है। और एक है धारा 79, इसमें भी तथ्यों की भूल का वर्णन है, लेकिन आम नागरिकों द्वारा तथ्यों की भूल का वर्णन इसमें है। पहला वाला जो है धारा 76, उसमें ऐसा समझिए कि कोई भी अगर सैनिक है, ठीक है, तो उसने अपने सीनियर के कहने पर भीड़ में गोलियां चला दी, तो विधि द्वारा बंधा हुआ है, उसको अपने सीनियर का कहना मानना ही है। इस कारण से उसने अपने तथ्यों की भूल की हुई है। ठीक है। उसने अपने सीनियर के कहने पर यह काम किया। या फिर कोई पुलिसकर्मी है, उसको ऐसा लगा कि सामने वाला जो है वो किसी गुनाह से जुड़ा हुआ है, तो उसने जेल में रखा। बाद में पता चला कि वो मतलब कि गुनाह से संबंधित नहीं था, तो उसने उसको छोड़ दिया। तो एक तथ्यों की भूल है, इसके लिए उसको कोई भी सजा नहीं मिलेगी। और आम नागरिक वाला ऐसा समझिए कि कोई मान लीजिए सामने घर के भूत बन के घूम रहा था डराने के लिए, ठीक है, तो एक व्यक्ति था जिसने एक डंडा उठाया और उसको पीट दिया, तो सामने वाला जो भूत बन के घूम रहा था वो वहीं पर ढेर हो गया। तो इसके लिए भी उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। तो ये आम नागरिकों द्वारा तथ्यों की भूल है। दोनों को साथ में याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 76 में शब्द लिखा हुआ है साथ छोड़ना, ठीक है, साथ छोड़ना। और तथ्यों की भूल में भूल शब्द। तो ऐसा समझिए कि कोई भी 2 व्यक्ति मेला गए, ठीक है, मेले में घूमने गए। तो मेले में घूमते समय क्या था कि एक व्यक्ति भुलक्कड़ था, वो जिसको साथ में ले गया था छोटे बच्चे को वहीं पे छोड़ आया। ठीक है, साथ में ले गया था, छोड़ आया। क्यों? क्योंकि उसको चीज़ें भूल जाती हैं कि किसको ले गया किसको नहीं ले गया। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि साथ छोड़ आया फॉर 7 और 6। तो धारा 76 में किस चीज़ का वर्णन है? तथ्यों की भूल का, वो भी विधि द्वारा आबाद व्यक्तियों के लिए। फिर इसके बाद जो 79 है, तो जाहिर सी बात है अब मेले में किसी व्यक्ति को छोड़ आया, तो अब साथ नहीं है। पहले साथ में थे, अब साथ नहीं है। नहीं फॉर नो, नो बोलते हैं ना, नहीं फॉर नो यानी नहीं, तो साथ नहीं है, तो 7 और 9 यानी 79। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 76 और 79 में तथ्यों की भूल का वर्णन किया गया है। ठीक है।
इसके बाद बात कर लेते हैं धारा 80 की, जिसमें वर्णन है विधिपूर्वक कार्य करने में दुर्घटना का। यानी कोई भी व्यक्ति है जो कि विधिपूर्वक यानी कानूनी रूप से सही कार्य कर रहा है, ठीक है, फिर भी दुर्घटना हो जाती है तो उसको भी कोई सज़ा नहीं मिलेगी। ये क्षमा योग्य अपराध हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई कानूनी रूप से सही कार्य कर रहा है मतलब अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छा को अच्छी भी बोलते हैं, मतलब समझिए कि वो व्यक्ति जो है अच्छी काम कर रहा है, तो अच्छी फॉर 80। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 80 में किस चीज़ का वर्णन है, विधिपूर्वक कार्य करने में दुर्घटना का, ठीक है। यानी विधिपूर्वक कार्य कर रहा था, अब दुर्घटना हो गई तो उसको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। ये क्षमा योग्य अपराध है, ठीक है। इसके बाद है धारा 82, जिसमें वर्णन है 7 वर्ष से कम के शिशु का अपराध जो कि क्षमा योग्य होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो 7 वर्ष से कम का शिशु होता है उसका कोई भी आशय नहीं होता है अपराध करने का, ठीक है। किसी व्यक्ति को अगर उसने मार दिया, मान लीजिए उसके हाथ में चाकू था और गलती से उसने मार दिया, तो उसका कोई आशय नहीं था मारने का, गलती से हो गया, ठीक है। तो आशय नहीं है तो आशय में बेआसी शब्द आपको मिल जाएगा, यानी बेआशय है, ठीक है। आशय नहीं है अर्थात बेआशय उसने काम किया है, तो बेआशय फॉर 82। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 82 में किस चीज़ का वर्णन है, 7 वर्ष से कम शिशु के अपराध का, क्योंकि जो 7 वर्ष से छोटे शिशु होते हैं उनका कोई भी आशय नहीं होता अपराध करने का, उनको कोई भी जानकारी नहीं होती है। इसके बाद है धारा 83, जिसमें वर्णन है 7 से 12 वर्ष के जो शिशु हैं उनके द्वारा किया गया अपराध। ये भी क्षमा योग्य होता है, लेकिन एक स्थिति होती है कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि जो अपराध 7 से 12 वर्ष के शिशु ने किया है उस संबंध में उसको कोई भी जानकारी नहीं है, उसको पता नहीं है कि वो अपराध है। मतलब मान लीजिए कोई भी चोरी करता है 7 से 12 वर्ष के बीच का शिशु, और चोरी करने के बाद उसको बाजार में जाके बेचता है, तो उसको पूरी जानकारी है, ठीक है। तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि उसको कुछ भी जानकारी नहीं है, तब ये क्षमा योग्य अपराध होगा। और अगर वो ऐसा करता है तो जाहिर सी बात है उसको किसी ने सिखाया होगा, छोटे बच्चे तो वैसे जानेंगे नहीं, तो किसी ने उसको सिखाया होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि तेरा उसने सीख किया, क्या बोल सकते हैं कि तेरा सी किया तभी उसको ये चीज़ आने लगा। बोलते हैं ना कि तुम्हारा उसने देखा होगा तभी वो अब ये काम कर रहा है। तो मैंने बोला कि 83 किया, तो 83 फॉर 83। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 83 में किस चीज़ का वर्णन है, 7 से 12 वर्ष से कम शिशु के अपराध का, ठीक है। तो 7 से अगर 12 वर्ष से कम का शिशु है तो उसके द्वारा किया गया अपराध क्षमा योग्य होगा, लेकिन साबित करना पड़ेगा कि जो उसने किया है उसके बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं धारा 84 की, जिसमें वर्णन है विकृत चित्त का। विकृत चित्त मतलब वह अपने सही मानसिक स्थिति में नहीं है, मतलब या तो पागल है या तो मदोन्मत्त है। मदोन्मत्त मतलब नशे में है या फिर उन्मत्ता है, ठीक है। उन्मत्ता मतलब भी एक तरीके का पागलपन ही होता है। तो यहाँ पर देखिए 84 में शब्द लिखा हुआ है चर्सी। चर्सी आपने सुना होगा, चरस से संबंधित, जो चरस लेते हैं उनको बोलते हैं चर्सी है ये, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति चरस लेता है, जाहिर सी बात है एक तरीके से मदोन्मत्त है ना, मद है यानी नशे से भरा हुआ है, तो एक तरीके से पागल ही हो जाते हैं। तो चर्सी फॉर 84 आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा धारा 84 में किस चीज़ का वर्णन है, विकृत चित्त व्यक्तियों का, यानी पागल, मदोन्मत्त और उन्मुक्ता वाले व्यक्तियों का। और इसी को मैं आपको बता दूं कि ये जो है इसको बोला जाता है आपका मैकनॉटन लॉ। मैकनॉटन लॉ के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम मैकनॉटन था। उनको मारने वाला एक व्यक्ति था जो कि पागल था। हालांकि उसने, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनको मारने की कोशिश की थी, लेकिन उनको ना लग के दूसरे व्यक्ति को लग गई थी गोली, ठीक है। तो ये जो है ये एक प्रकार का क्षमा योग्य अपराध होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 96 की। इसमें वर्णन है प्राइवेट प्रतिरक्षा की, यानी सेल्फ डिफेंस की। तो बहुत ही आसान है याद करना, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्राइवेट प्रतिरक्षा, और 96 में शब्द लिखा हुआ है ना छू, नाउच है ना छू, यानी सेल्फ डिफेंस में कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे मत छूना, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर उसको छूने की कोशिश कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, गलत निगाहों से, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बोल रहा है सामने वाला व्यक्ति कि मुझे ना छू, ना छू फॉर 96। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 96 में किस चीज़ का वर्णन है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का, यानी सेल्फ डिफेंस का, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं धारा 100 की। इसमें वर्णन है निजी प्रतिरक्षा के संबंध में कब मृत्यु कारित की जा सकती है। मृत्यु कारित की जा सकती है मतलब क्या है कि निजी प्रतिरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए कब सामने वाले व्यक्ति को मारा जा सकता है। तो उसके लिए 5 तरीके हैं, या तो मृत्यु होने की आशंका हो तब मारा जा सकता है, या बलात्संग मतलब बलात्कार की स्थिति में अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तब मारा जा सकता है, एसिड अटैक की स्थिति में मारा जा सकता है, या फिर
अप्राकृतिक अपराध के संदर्भ में भी मारा जा सकता है, और एक होता है अपहरण या फिर व्यापहरण, तो इसके संबंध में भी मारा जा सकता है। तो ये 5 होते हैं। निजी प्रतिरक्षा के संबंध में अगर कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करता है तो उसको सज़ा मिलने के चांस नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 100 में शब्द लिखा हुआ है सेव। सेव मतलब सुरक्षित रखना खुद को, सेफ रखना खुद को। तो सेफ रखने के लिए अगर किसी को मार भी दिया गया तो गलत नहीं है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 100 में किस चीज़ का वर्णन है, खुद को सेफ रखने का, खुद को सेफ यानी सुरक्षित रखने का, यानी निजी प्रतिरक्षा के संबंध में सामने वाले की मृत्यु भी कारित की जा सकती है। और कैसी स्थिति में, तो मैंने आपको बता दिया कि ये 5 स्थितियाँ होने पर। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे की धाराओं को अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा।